हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत की श्रृंखला में F.A. फीटर द्वारा प्रतिपादित बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। इससे पूर्व हम वेबर और लोश के सिद्धांत पढ़ चुके हैं। फ्रैंक ए फीटर एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने 1924 में अपना बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत प्रतिपादित किया और इसके अनुसार उन्होंने ये बताया कि उद्योग ऐसे स्थान पर लगाया जाता है जहां से कारखाने का बाजार क्षेत्र पर अधिक से अधिक एकाधिकार हो सके, जिससे कि अधिकतम लाभ कमाया जा सके। तो इनका यह मानना था कि यदि कारखाने या उद्योग का बाजार पर एकाधिकार हो जाए तो हम वहां से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वेबर ने जो सिद्धांत दिया था न्यूनतम परिवहन लागत, उस सिद्धांत की जो सबसे बड़ी त्रुटि बताई गई वो ये थी कि इसमें बाजार पक्ष अर्थात उपभोक्ताओं की मांग की क्षेत्रीय भिन्नता पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, अर्थात क्षेत्र के अनुसार उपभोक्ताओं की रुचि, उसकी मांग बदल जाती है। वेबर के अनुसार पूर्ण प्रतिस्पर्धा के कारण उत्पादित वस्तु की मांग कम नहीं होगी और वस्तु अपेक्षित मात्रा में बिकेगी और इसी आधार पर न्यूनतम लागत वाला स्थान अधिकतम लाभ वाला स्थान हो जाता है। व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति एक कल्पना मात्र है, क्योंकि वास्तव में उत्पादित वस्तु की मांग अलग अलग कारणों से सभी जगह एक जैसी नहीं रहती है। इस सिद्धांत में फीटर की हम आगे बात कर रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि कई विद्वानों ने उपभोक्ताओं के वितरण के अनुसार कारखानों की स्थापना की जाती है। बाजार जैसा होगा उसकी पूर्ति हेतु कारखाने भी उसी के अनुरूप स्थापित किए जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं कि जिस तरह का बाजार होगा, जिस तरह की उपभोक्ता की मांग होगी, उसी की आवश्यकता पूर्ति हेतु कारखाने स्थापित होंगे और इस दृष्टि से हर उद्योग अपने प्रभाव में अधिक से अधिक बाजार क्षेत्र लेना चाहेगा और उस पर एकाधिकार स्थापित करने की इच्छा रखेगा। फीटर ने इसी विचारधारा को अपने सिद्धांत का आधार बताया। तो फीटर के सिद्धांत की जो मुख्य आधार है वो अधिक से अधिक बाजार पर एकाधिकार स्थापित करना है। फीटर के अनुसार किसी भी कारखाने की सफलता उसके उत्पादनों की अधिक बिक्री पर निर्भर करती है। हर उद्योगपति का यह प्रयास होता है कि वह अन्य उद्योगपतियों की तुलना में अपनी वस्तु का मूल्य कम करके अधिक मात्रा में बेचकर अधिक विस्तृत बाजार पर अपना एकाधिकार स्थापित करे और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करे। ऐसा लाभ लेने हेतु फीटर उत्पादन और परिवहन लागत को प्रमुख आधार मानते हैं, अर्थात अधिकतम लाभ हेतु फीटर ने उत्पादन लागत और परिवहन लागत को मुख्य आधार माना है। अपने सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने दो कारखाने और एक बाजार सीमा का तुलनात्मक उदाहरण प्रस्तुत किया। कैसे, आप इसको थोड़ा सा उदाहरण से समझने का प्रयास करें। माना कि दो कारखाने हैं जिसको हमने P1 और P2 नाम दिया और इन दोनों के मध्य उत्पादन और परिवहन खर्च के आधार पर सम मूल्य रेखाएं, जिसे हमने आइसोटीम कहा है, आइसोडापेन नहीं, आइसोटीम, सम मूल्य रेखाएं बनाकर प्रतिच्छेदित बिंदुओं को जोड़कर सीमा रेखा बनाई जाती है और यह सीमा रेखा दोनों कारखानों के बाजारों की अंतिम सीमा का निर्धारण करती है। अब ये बताते हैं कि इस सीमा रेखा का झुकाव बढ़ता जाता है और उस कारखाने का बाजार छोटा होता जाता है। जैसे एक उदाहरण दिया है इन्होंने इसी P1 P2 दो बाजार के साथ ही कि BB1 एक रेखा है जो दोनों बाजारों के सम मूल्य को जोड़ती है और इस आधार पर कारखाने की स्थिति की तीन दशाएं बनती हैं।
कौन कौन सी 3 दशाएं बनती हैं? आप देखिए, नंबर 1 सम उत्पादन और सम परिवहन खर्च दशा। सम उत्पादन का मतलब होता है उत्पादन समान और परिवहन खर्च भी समान। भिन्न उत्पादन और सम परिवहन खर्च अर्थात उत्पादन भिन्न भिन्न है लेकिन परिवहन खर्च समान है। और तीसरा है सम उत्पादन और भिन्न परिवहन खर्च अर्थात उत्पादन एक समान है लेकिन परिवहन का खर्च भिन्न भिन्न है। तो हम पहली स्थिति की बात करेंगे। यदि सम उत्पादन और सम परिवहन खर्च की दशा है तो ऐसी स्थिति में उत्पादन और परिवहन दोनों का खर्च एक समान होता है और दोनों कारखाने अपनी उत्पादित वस्तु को समान रूप से बाजार में पहुंचाते हैं या उपभोक्ताओं तक बेचते हैं। अपनी अपनी सीमा की ओर के बाजार को दोनों ही अपने अपने एकाधिकार में कर लेते हैं। आप इस डायग्राम को देखिए, इन दोनों में एक सम मूल्य बिंदुओं को जोड़ने वाली सीमा रेखा है। ठीक है, अब ये सीमा रेखा बिल्कुल सीधी सीधी दिखाई दे रही है। उत्पादन और यातायात दोनों के समान खर्च के कारण सम मूल्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा एक सीधी रेखा बनाती है। या आप देखेंगे P1 इसका मूल्य 2 से 9 तक कंटिन्यूस और P2 इसका भी 2 से 9 तक। तो ये सम उत्पादन और सम परिवहन खर्च की दशा है जो इन दोनों के बीच की सीधी रेखा द्वारा दर्शाई गई है। अर्थात दोनों बाजारों और दोनों का जो बस क्षेत्र है, एकाधिकार क्षेत्र है, वो बराबर बराबर है। दूसरी स्थिति भिन्न उत्पादन और सम परिवहन दशा। ऐसी स्थिति में दोनों कारखानों का उत्पादन खर्च अलग अलग है परंतु परिवहन खर्च समान है। आप यहाँ इस डायग्राम में देखेंगे सम मूल्य रेखाएं हैं जो कारखाने के चारों ओर वृत्ताकार रूप में बनाई गई हैं। जब कारखाना P1 और P2 दोनों पर परिवहन खर्च एक समान है, ठीक है, परिवहन खर्च दोनों पर बराबर है, लेकिन जो P2 कारखाना है वहां उत्पादन खर्च अधिक है और P1 में कम है। तो P1 पर सम मूल्य रेखा 2 से शुरू हो रही है। आप देखेंगे ऊपर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 चल रही है और P2 का जो प्रारंभिक सम मूल्य रेखा है वो 2 इकाई अधिक हो रहा है। आप यहाँ देखेंगे 4, 5, 6 से चल रहा है, तो इसका झुकाव P2 की तरफ हो रहा है। ये रेखा जो बीच वाली है थोड़ी वृत्ताकार दिखाई दे रही है, B और B2 लिखा हुआ है। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ, आप अच्छे से देख लें। ये तो ये जो रेखा है ये दोनों कारखानों के समान मूल्य के 2 वृत्तों के प्रतिच्छेदन बिंदुओं को मिलाकर बनी है और इसका झुकाव अधिक खर्च वाले कारखाने की ओर बढ़ता है क्योंकि P2 पर खर्च अधिक हो रहा है, इसलिए इसका झुकाव P2 की ओर हो गया। अब तीसरी स्थिति आप देखेंगे सम उत्पादन और भिन्न परिवहन। उत्पादन एक समान है लेकिन परिवहन खर्च भिन्न है। अब इसी स्थिति में क्या होगा, P2 कारखाना केंद्र पर P1 की तुलना में परिवहन खर्च अधिक आ रहा है। P1 की तुलना में यातायात खर्च कहाँ अधिक आ रहा है, P2 पर। ये P2 केंद्र नीचे वाला, P1 ऊपर वाला जहाँ 2 से 12 तक लिखा हुआ है और P2 4, 6, 8, 10, 12 लिखा हुआ है। इस P2 पर परिवहन खर्च अधिक है। उत्पादन खर्च दोनों पर एक समान है। P2 कारखाने के चारों ओर सममूल्य रेखाओं का अंतर P1 के चारों ओर स्थित रेखाओं से दोगुने अंतर पर दर्शाया गया। देखो आप ऊपर 2 है, यहाँ 4, 3 तो 6, 4 तो 8, इस तरह से डबल हो रहा है। P1 कारखाने पर सममूल्य रेखाएं 2, 3, 4 के क्रम में हैं, जबकि P2 पर यही रेखाएं 4, 6, 8 के क्रम में हैं। तो ये द्वितीय स्थिति की तुलना में और अधिक झुकी हुई है। इसका झुकाव किस तरफ है, P2 की तरफ है। यह अधिक झुकाव की प्रवृत्ति प्रारंभ में परिवहन की वृद्धि के साथ साथ बढ़ती दूरी के साथ निरंतर दुगुनी वृद्धि के कारण होती है। तो इस तरह से इसका झुकाव कहाँ हो गया, P2 पर, क्योंकि P2 अधिक खर्चीला केंद्र है, यहाँ परिवहन लागत अधिक आ रही है। अब क्या कहते हैं फिटर महोदय, 2 कारखानों का तुलनात्मक खर्च अध्ययन के आधार पर औद्योगिक स्थिति को स्पष्ट किया है। उन्होंने
दोनों कारखानों के बीच एक सीमा रेखा की स्थिति को बताया है और यह सीमा रेखा दोनों कारखानों के सम मूल्य बिंदुओं के युग्म के आधार पर बनाई गई है और इस सीमा रेखा के दोनों ओर स्थित बाजार पर उसी ओर स्थापित कारखाने द्वारा पूर्ति होती है। जिस कारखाने पर, अब ध्यान से आप सुनेंगे इस बात को, जो अभी हमने तीनों उदाहरण देखे हैं, सम मूल्य, भिन्न परिवहन खर्च, सम परिवहन खर्च, तो उस आधार पर आप देखेंगे कि जिस कारखाने पर खर्च अधिक होता है वहाँ की वस्तु का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक होगा, पहली बात। फिर वस्तु के अधिक मूल्य के कारण उसका बाजार सीमित हो जाएगा, अर्थात जितनी वस्तु मूल्यवान होगी उतने ही उसके खरीदार कम होंगे। ये तीनों चित्र या डायग्राम ये दर्शाते हैं कि बढ़ते खर्च के साथ साथ सीमा रेखा का झुकाव भी बढ़ता है और अधिक खर्च वाले कारखाने का बाजार सीमित होने लगता है। तो इस प्रकार ये सिद्धांत फ्रैंक ए फिटर महोदय द्वारा दिया गया, जिसे बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो आज हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो के बाद जो अगला वीडियो होगा उसमें हमारे बचे हुए विद्वानों के सिद्धांतों की हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।